हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को कवर करने जा रहे हैं। प्यारे भैया, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 10 मिनट मेरी खातिर देख लेना, सिर्फ 10 मिनट। मैं इस दावे के साथ, इस शिद्दत के साथ, इस गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बाकी वीडियो आप लोग अपने लिए देखोगे। अगर लेक्चर से प्यार ना हो जाए तो नाम बदल देना। सो आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स इज द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्यू से हम रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू नॉट से हम लोग इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स को बेसिकली कहते हैं सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब इसके आगे दो कैटेगरीज हैं जो कि मैं बोल चुका हूँ, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब P ओवर Q की फॉर्म में क्या हो सकते हैं? 3/2, 4/2 या फिर √4। तो ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? रैशनल नंबर्स की, क्योंकि इनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो इसको भी P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो हमारे पास √3 आ गया, √4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास आ गया पाई। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स क्यों हैं? वैसे देखा जाए तो √3 इधर भी है और √4 इधर भी है, तो इसमें फ़र्क क्या है? √4 क्यों रैशनल है और √3 या फिर √2 क्यों इरेशनल है? तो इससे मुराद ये है, अगर किसी नंबर का अंडर रूट लिया जाए और वो कंप्लीटिंग स्केयर हो, जैसा कि 2 है, तो 2 किसका होता है? बेसिकली 2 का 2 इक्वल टू 4 होता है, तो इसलिए क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्केयर है तो इसलिए ये कंसीडर किया जाता है रैशनल नंबर में। इसी तरह अगर हम बात करें इरेशनल की, तो 3 एक कंप्लीटिंग स्केयर है? नहीं, 3 तो किसी भी स्केयर में नहीं आता, ना 2 किसी के स्केयर में आता है। अगर मैं बात करूं √9, तो ये भी कंप्लीटिंग स्केयर है। किसका कंप्लीटिंग स्केयर है? ये इक्वल होता है 3 के, तो इसका मतलब है कि √9 है वो भी रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं √6, तो ये तो किसी का कंप्लीटिंग स्केयर नहीं है, तो फिर ये क्या हुआ? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। रियल नंबर्स हमारे पास दो होते हैं, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। रैशनल में हमारे पास जिनको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके, इरेशनल वो जिनको P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और अंडर रूट की बात की जाए तो अगर तो कोई ऐसा नंबर जो कि कंप्लीटिंग स्केयर हो तो वो रैशनल होगा, और अगर कंप्लीटिंग स्केयर ना हो तो वो इरेशनल होगा। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पाई जो हमारे पास है वो भी इरेशनल में आती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मजीद आगे चलें तो रैशनल नंबर्स के आगे मजीद 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, उनमें से पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट के बाद अगर डिजिट रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो उसको कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, और वो टाइप होगी किसकी? रैशनल नंबर की टाइप होगी। ठीक है, ये इसकी पहली टाइप है, और इसकी मिसाल 1/4 है। जब आप 1/4 को डिवाइड करते हैं तो वो 0.2 पे जाके रुक जाता है, जैसा कि इधर मैं करके परफॉर्म करके सिखाता हूँ। अब 1 है वो अंदर रखेंगे, और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 1 छोटा है, 4 बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 0 लगा देंगे और पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब 0 लगाएंगे तो इधर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, और अब 4 को अगर इस पर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 2, और इधर क्या आ जाएगा? 8। अब कितना बचेगा? ये माइनस कर दें तो 2, अब फिर छोटा है, एक 0 लगाना पड़ेगा। अब 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा जो है ना वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 1/4 है ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो इसको कहते हैं रैशनल की टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं रैशनल की, तो रैशनल का जो दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरी टाइप है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर्स। गाइस याद रखना, जब भी रैकरिंग का वर्ड आ जाए, तो रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, इससे आपने मुराद लेना है रिपीटिंग। तो दूसरी जो टाइप है रैशनल की हमारे पास, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग नंबर। अब 3.6 उसके ऊपर बार है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बार का मतलब होता है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा ये 3.6 है, तो उसको आगे उसने लिखा हुआ है कि 3.6 है, तो वो 3.666 ये रुक नहीं रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए इसको एक तो बोला जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, और एक देखिए कि ये रिपीट हो रहा है 6666, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है रैकरिंग नंबर। ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल देखें तो 3.777, ये भी रुक नहीं रहा, सेम नंबर पॉइंट के बाद अगर रिपीट हो रहा है तो उसको रैकरिंग बोलेंगे, और उसके लिए मैंने अल्टरनेट बताया कि इसको रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं, रैकरिंग या फिर रिपीटिंग। और दूसरा क्योंकि ये रुक नहीं रहा, इस केस में देखिए रुक गया था, वो 0.2 पे जाके 0.25 पे जाके रुक गया था, बट इस केस में 3.666 रुक नहीं रहा, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इसकी सिर्फ एक कैटेगरी है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर्स। ठीक है, एक तो ये रुकेंगे नहीं, दूसरा नॉन रैकरिंग से मुराद क्या होगा? जैसे मैंने इधर बोला था कि रैकरिंग से मुराद है रिपीटिंग, तो नॉन रैकरिंग से मुराद क्या होगा? नॉन रैकरिंग से मुराद होगा कि जो रिपीट नहीं हो रहे,
ठीक है। नॉन रेकरिंग से मराद होगा जो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, इसकी एग्जांपल भी नीचे दी गई है, 1.7099754 तो ये एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा, हर दफ़ा कोई ना कोई नया डिजिट आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन रेकरिंग भी हुआ, और चूंकि ये रुक नहीं रहा, क्योंकि ये एंड पे इसके जो लिखा हुआ है ना ये रुक नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्योंकि नंबर सेम नहीं है, हर दफ़ा नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग नंबर हुआ। अगर आपको इस चार्ट की, इस डायग्राम की अगर समझ आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को ईजी से हल कर लेंगे। तो आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया पहले नंबर पे 2.353535। तो हमने ये बताना है कि आया कि ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। इस डायग्राम को आप लोगों ने जहन में रखना है, जो मैंने पहले बताई है, तो आप इजी से बता लेंगे। अब देखिएगा, आपने क्या करना है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। उसके बाद ये देखिएगा, क्योंकि ये नंबर बार बार आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ना, एज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा, 35 बार बार आता जा रहा है। और रेकरिंग डेसिमल नंबर, रेकरिंग क्या, रिपीट, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। 35 देखो, इधर भी 35, एक तो सेम आ गया, दूसरा क्या आ गया, दूसरा ये आ गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, फिर ये रैशनल नंबर हुआ। ये आप इधर से देख सकते हैं, जिधर मैंने एग्जांपल दी थी ना कि नॉन टर्मिनेटिंग और उसके साथ रेकरिंग नंबर है, यानी सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये किसकी कैटेगरी में आता है, रैशनल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि आया कि ये नंबर क्या हुआ, फिर ये हुआ रैशनल नंबर, ठीक है। 0.6 बार है, तो इसको हम देख लेते हैं अभी। 0.6 जो है, इसका मतलब है कि 6 बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। ये रुक नहीं रहा, इसके आगे जो डॉट्स लगे हुए हैं ये रुक नहीं रहा। सो मैं ये कह सकता हूँ एज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक तो रहा नहीं है, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रेकरिंग भी हुआ। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये हम अभी देख लेते हैं। ये देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग की अगर बात की जाए तो वो किस में आता है, वो हमारे पास आता है रैशनल नंबर में। तो दूसरा नंबर भी हमारे पास क्या हुआ, दूसरा नंबर भी रैशनल हुआ। अगर मैं बात करूँ 2.236067, तो ये क्या नंबर है, क्वेश्चन सोल्यूशन के बाद दोबारा लिखा, एज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, और दूसरा इसके साथ क्या नंबर सेम रिपीट हो रहा है, नहीं, तो इसका मतलब है कि ये नॉन रेकरिंग हुआ, नॉन रिपीटिंग हुआ। तो इसलिए ये फिर कौन सा नंबर हुआ, ये आखिरी कैटेगरी थी जो कि इर्रेशनल नंबर था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो √7 है। √7 इर्रेशनल नंबर है, मैंने बोला था। अगर तो ये कंप्लीटिंग स्केयर है तो फिर ये क्या हुआ, फिर ये रैशनल है। अगर कंप्लीटिंग स्केयर ना हुआ तो वो इर्रेशनल होगा। वैसे भी √7 को अगर सॉल्व करें तो ये इक्वल होता है 2.645751 अप टू, ये कंटिन्यू है, रुक नहीं रहा, ठीक है। एज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा, एंड नॉन रेकरिंग, सेम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, देखिए हर दफ़ा नया नंबर आ रहा है, तो इसलिए ये फिर क्या होगा, इट इज़ इर्रेशनल नंबर, ओके। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसकी वैल्यू होती है 2.7182 अप टू सो ऑन, ये भी रुकता नहीं है, ठीक है। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहा, एंड नॉन रेकरिंग, क्योंकि हर दफ़ा नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। इसके बाद अगर हम बात की जाए 6 की, तो पाई है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन, इसकी वैल्यू है 3.14159। तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दफ़ा नंबर तो डिफरेंट आ रहा है और रुक भी नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग हुआ या फिर नॉन रेकरिंग हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। आप पहले वाली वीडियो शुरू से देख सकते हैं, अगर तो दो कंडीशन हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद 5 + √11 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन, 5 + √11 की वैल्यू 3.31662 एंड सो ऑन, रुकता नहीं है। जब इनको ऐड करेंगे तो 8.31662 सो ऑन। अब देखिएगा इस नंबर को गौर से देखें, ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, और दूसरा हर दफ़ा नंबर डिफरेंट है, 31662, देखें ना, चेंज हो रहा है हर दफ़ा। तो इसका मतलब है कि ये नॉन रेकरिंग भी हुआ। जो नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद 5/4 है। 5/4 की वैल्यू होती है 3.75, ये रुक गया है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, देखिएगा 15 अंदर आ जाएगा और हमारे पास जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 को इसके साथ डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 एक आ गया, ओके। तो अंदर हमारे पास बचेगा 12, 3 बचा। अब क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है, तो पॉइंट लगा देंगे और इसके पास 0 लगा देंगे, ठीक है। 4 को कितने पे करें, तो 4 को 7 पे करें तो कितना होता है, 28, ओके। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब फिर छोटा है, इधर वो 0 लगाना पड़ेगा। अब 4 को कितने पे करें तो 20 आ जाएगा, 4 को हम 5 पे करें तो 20 आ जाएगा। तो 3.75 रुक गया है, देखिए ना, एंड पे 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो 3.75 जो है ना, अब देखो ना, यहाँ पे दो कंडीशन हैं, एक तो वो टर्मिनेट हो गया है, जो चीज़ टर्मिनेट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर होगा। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर है ब्रैकेट 2 - √2 ब्रैकेट क्लोज 2 + √2।
सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन लिखेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए की 2 माइनस बी की 2 इज इक्वल टू ए माइनस 2 ए प्लस 2, ठीक है। एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे भी सेम यही है, पहली वैल्यू पे स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू पे स्केयर, पहले की जब स्केयर लिया तो वो 4 आ गया, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 सिंपल क्या हुआ फिर रैशनल नंबर हुआ। एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 2, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑन नंबर लाइन। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है √2। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले गाइस थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। अगर तो मैं बात करूँ नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन क्या होती है, इसको नंबर लाइन कहते हैं जिस पे नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं 0, और उसकी अगर हम राइट साइड पे जाएं तो 1 2 पॉजिटिव डिजिट्स आते हैं, और अगर हम नेगेटिव वाली साइड पे जाएं तो लेफ्ट वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, और इनको रियल नंबर्स बोलते हैं, और इस लाइन को रियल लाइन या फिर नंबर लाइन कहते हैं। और अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो 2 को, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो 2 पे नंबर दिया गया ना 2, उसको मैं मार्क करूँगा, मैं बोलूँगा दिस इज द पॉइंट। तो ये 2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस पे, नंबर लाइन पे। ये तो बहुत ईजी था। अगर मैंने बात करूँ -2 की, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाली साइड पे जो -2 दिया गया है मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर मुझे बोला जाए कि 2.1 को रिप्रेजेंट करो, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर भी बहुत ईजी है, फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि 2.1 है ना, तो मैं 2 पे जाऊँगा और उसके आगे, क्योंकि आगे ये 10 पार्ट छोटे छोटे बना दें 3 तक, ये 3 है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे 3 है और ये 10 पार्ट्स बन जाएंगे, और क्योंकि 2.1 है तो जो पहला पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, वो 2.1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो था बहुत ईजी। अब पाइथागोरस थ्योरम का तो आपको पता होगा, जिसका फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो मुझे इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, पी बोले तो परपेंडिकुलर और बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, बस 2 मिनट में हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये सवाल आपको नहीं आते और आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अब अगर आपको बोला जाए कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो फिर कैसे करोगे। अगर √2 को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये पाइथागोरस जो थ्योरम है ये किस पे इंप्लीमेंट होता है, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिस पे 90 का एंगल बना हो। तो ये देखिए, ये इस पे 90 का एंगल है। अब मैंने √2 को, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। याद रखिएगा, इस तरह के सवालों में जो आप लोगों के पास परपेंडिकुलर है वो हमेशा 1 ही लिया जाएगा। आपको क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए या फिर बुक में से आए, आप लोगों ने परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही लेना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले पे अगर गौर करूं तो हाइपोटेन्यूज को इक्वल होना चाहिए बेस प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर की। अगर मैं इस साइड पे क्योंकि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, √2 आ रही है, तो मैं ये बोलूं कि ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ ऐसी यहाँ पे दो, मुझे फिर बेस क्या लेनी चाहिए, परपेंडिकुलर क्या लेना चाहिए, ऐसी 2 वैल्यूज चूज करना पड़ेंगी कि उनका मैं √2 लूँ तो वो इसके इक्वल आ जाए, इस साइड को इस साइड के इक्वल होना चाहिए ना। तो √2 ये तो मैंने हाइपोटेन्यूज की जगह पे ले लिया, और इस साइड पे मैं बेस की और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू लगाऊंगा कि मेरे पास ये इसके इक्वल आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये भी बोल दिया कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही होगा, तो मैंने 1 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब पीछे अगर मैं 1 लगाऊं ना बेस पे, तो फिर मेरे पास इनको सोल्व करने से आंसर ये आता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये किसके इक्वल है, ये इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे बेस भी 1 लेना पड़ेगी और परपेंडिकुलर तो हमेशा 1 ही लेते हैं, तो इन दोनों को 1 लेने से मेरे पास √2 आ गया, जो कि ऑलरेडी किसके इक्वल था, हाइपोटेन्यूज के इक्वल था। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मुझे बेस कितनी लेनी पड़ेगी 1, और मुझे बेस कितनी लेनी पड़ेगी 1, और परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा, ये तो हमेशा 1 ही होता है और 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे कहा जाए कि √3 को आप नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो इसको कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज और बेस का अलग अलग से स्क्वायर और उनके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हर हाल में परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा 1 नहीं रहेगा, और हमें चूज़ क्या करना है, बेस की वैल्यू को चूज़ करना है कि हमने बेस की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये दोनों का जो है ना वो इसके इक्वल आ जाए, ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर तो मैंने 1 का स्क्वायर ले लिया, और बेस का मैंने क्या लिया, √2 का स्क्वायर। जब √2 का स्क्वायर लिया तो ये कट जाएगा, इधर 2 बचेगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये 2 + 1 कितना हो गया, √3। ये देखिएगा 2 + 1 √3। तो ये देखिए, ये √3 इस √3 के इक्वल आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई। तो मैं ये कह सकता हूँ √3 के लिए मैं जो बेस लूँगा वो √2 होगी और उसका परपेंडिकुलर 1 होगा। सेम आप याद रखिएगा, ये एक ट्रिक भी है जो कि आपको सीखना है। अगर आप √2 फाइंड करना चाह रहे हैं नंबर लाइन पे, तो उसका बेस जो होगी वो 1 होगी। अगर आप √3 फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसकी बेस क्या होगी, √2 होगी। अगर आप 4 फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये ट्रिक क्या, उसका एक छोटा होगा, √3 उसकी बेस होगी, ठीक है। और परपेंडिकुलर हर हाल में एक ही रहेगा, ये देखिए, ठीक है। और उसकी बेस जो है ना वो एक अंडर रूट कम होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये देख लीजिए, इसको भी हम सोल्व करके देख लेते हैं।
एच इज इक्वल टू अंडर रूट बी का स्केयर प्लस पी का स्केयर। ये तो आगे हमारे पास फॉर्मूले का। अब अंडर रूट 4 ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब हमने बेस की तो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है बेस और परपेंडिकुलर की कि हमारे पास ये अंडर रूट 4 आ जाए। मैंने बोला कि परपेंडिकुलर तो हर हाल में 1 ही रहेगा, बट बेस की वैल्यू कौन सी लगाएं कि वो अंडर रूट 4 के इक्वल आ जाए। तो मैंने अंडर रूट 3 लगा दी, ये अंडर रूट इस 3 के साथ कट जाएगा और पीछे हमारे पास बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 4 के इक्वल आ जाएगा। और ये देखें ये दोनों साइड होगी बराबर, तो इसका मतलब है कि मैं बेस यूज़ करूँगा अंडर रूट 3 और परपेंडिकुलर 1, तो इस तरीके से मेरे पास हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। तो इसके बाद फिर आगे हम इससे आगे वो लाइन खींचेंगे और वो पॉइंट नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। तो ये गाइस थी इन्फॉर्मेशन। आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास अंडर रूट 2। तो ये अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। दिस नंबर कैन बी लोकेटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। आप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन या मेथड लगा के इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गई नंबर लाइन और हमने क्या किया, ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे है पॉजिटिव डिजिट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ परपेंडिकुलर की, तो ये मैंने बोला था हर हाल में हमारे पास क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और बेस हमारे पास ये भी 1 होगी, तो ये दोनों साइड किसके इक्वल आ जाएंगी। मैंने अभी आपको बोला अगर दोनों साइड 1 1 होंगी तो वो अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाएंगी, क्योंकि अंडर रूट 2 का हमने नंबर लाइन पे फाइंड करना है, ठीक है। तो अंडर लाइन 2 आ गया। अभी ये देखिएगा गौर से, ये अभी नंबर लाइन पे शो होगी नहीं, ये जो पॉइंट है ये तो इधर है, ठीक है। तो ये तो नंबर लाइन नहीं है, नंबर लाइन पे शो नहीं हो रही है, तो हवा में है, हवा में उड़ रही है। इसको हमने किस में रिप्रेजेंट करना है, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेकिंग पोजीशन ओ जो है ना, ये पोजीशन, ये इसकी बात करनी है। टेकिंग पॉइंट ओ एज सेंटर, इसको हमने सेंटर पे रखना है। ड्रा एन आर्क विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपस का इस्तेमाल करना है। वो गाइस आपको आइडिया है कि आप लोग कंपस इस तरीके से रखते हैं, ये आपका पॉइंट 0 है, ये आपका इधर से है, फिर ये इसको ऐसे 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 ड्रा करना है। तो जहाँ पे आके वो टिकेगा नंबर लाइन पे, वो उसका क्या होगा, पॉइंट पी होगा। तो ये उसका अंडर रूट 2 का पॉइंट निकल आएगा। तो वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिएगा मैंने कंपस को ऐसे ड्रा किया, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से है ना। ये आपका मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। इससे आप लोगों ने ये पॉइंट इस पे बी पे आप लोगों ने क्या कंपस की पेंसिल को रखना है और उसके साथ ऐसे ड्रा करना है और इसको नीचे लेते जाना है। और जिस पॉइंट पे वो जाके रुके वो उसका पॉइंट पी होगा और वो शो करेगा कि ये पॉइंट कौन सा है। ये पॉइंट आप लोग के पास आ गया अंडर रूट 2, ठीक है गाइस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, कितना ईजी हो गया। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू कैन ईजिली सॉल्व दिस, ओके। सो डियर फ्रेंड्स, अंडर रूट 3 ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अब इस नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अंडर रूट 3 है। अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक मेथड। ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन के लिए मैंने लिखा है। अब देखो इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बट हम इसको बहुत इजी कर लेंगे। आप लोगों ने अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, कुछ याद हो। ये मैंने बोला था इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस था, बेस 1 थी, और उसका ये परपेंडिकुलर ये भी 1 था, और ये इसकी क्या थी, हाइपोटेन्यूज था, जो कि कितना था, अंडर रूट 2 था। तो इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे कंपस को रखा था और कंपस को हमने इस तरीके से ड्रैग किया था और वो क्या रिप्रेजेंट हो गया था, अंडर रूट 2 हो गया था। अब जरा गौर से देखिएगा, अब हमें अंडर रूट 3 को जब रिप्रेजेंट करना है तो हमें बेस क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए अंडर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज की बेस परपेंडिकुलर कितना चाहिए, वो हमें चाहिए 1। तो इस तरीके से हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना निकलेगा, अंडर रूट 3, और उससे हम कंपस के जरिए फिर वो लाइन ड्रैग कर लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस कितनी है, अंडर रूट 2। अगर ध्यान से गौर करें तो अगर हम इसको बेस बना दें, इस केस में ये हो गया हमारी बेस, और ये हमारे पास 90 का एंगल भी बन गया, और ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर पी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा फिर, अंडर रूट 3 ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये चीज़ इन दोनों चीज़ों की क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। अब हमने सेंटर पे देखे ना, ये सेंटर, इस पॉइंट ओ को हमने क्या मांगना है, कंसीडर करना है कि ये हमारा सेंटर है, और इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट शो हो रहा है इस पे हमने अपनी वो पेंसिल को रख के तो ड्रैग करना है, तो उससे हमारा क्या निकल आएगा, पॉइंट निकल आएगा, और उसको हम बोलेंगे ये अंडर रूट 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। यानी पहले अंडर रूट 2 वाला फाइंड किया, ये देखिए ये तो आपको आता है, और उस इसका जो हाइपोटेन्यूज था अंडर रूट 2 फाइंड करते हुए वो बन गया बेस, और ये 1 बन गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, और इससे ये देखिएगा टेक 0 एज सेंटर पॉइंट एंड ड्रा एन आर्क विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट पी। तो ये देखिएगा मैंने इस पॉइंट पे रखा और पेंसिल को इधर रखा और मैंने इधर से ड्रैग करना शुरू किया, और वो जिस पॉइंट पे आगे रुकेगा उसको हम बोल देंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, ये अंडर रूट 3 का पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आगे बहुत ईजी है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप गौर से देखो तो 4 इंटू 1/3 है, इकट्ठा ज्वाइंट करके लिखा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके की कुछ ऐसा सिनेरियो है कि 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, कितना आता है 12, और उसके साथ जो है ऊपर वाला एक जो है ना उसके अंदर प्लस कर दें, तो ये बनेगा 13/3। जब इसको 13/3 को आप डिवाइड करोगे तो ये निकलेगा 4/3। अब 4/3 को आप इजी से रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, 4/3 है ना, तो आप ऐसा करें 4
और 5 के दरमियान 10 छोटी लाइंस लगा लें और हर जो है ना वो लाइन वो 0.1, 0.2, 0.3 को शो कर रही है। अब ये तीसरे नंबर पे जो लाइन आ रही है ये 4.3 है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 4.3। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो -2 1/7 है, ठीक है। तो -2 1/7, 7 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये बनेगा 14, 14 के अंदर 1 ऐड करो तो 15, -15/7 है, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करो ये निकलेगा -2/1, तो माइनस साइड यानी लेफ्ट साइड पे बनाएंगे, यह आ गया -1, यह आ गया -2, ये -3, तो माइनस कितने -2/2 -2.1 है, तो -2.1 है तो 10 छोटी लाइन्स लगाई तो 2 आ गया इधर, और इसका इधर को हम जा रहे हैं क्योंकि ये इस सीमत में जा रहे हैं ना, तो इससे आगे क्या आएगा 2.1, तो -2.1 ये पॉइंट कौन सा हुआ फिर -2.1, ठीक है। तो इतना इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5/8 है, बहुत इजी है। 5/8 को सिंपल डिवाइड करो, 0.6 निकल आएगा, और 0.60 और 1 के दरमियान 10 छोटे डिजिट्स लगा दो, लाइन्स लगा दो, और जो 6 नंबर पे लाइन होगी उसको हम बोलेंगे 0.6, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 0.6, ओके। अगर हम बात करें आखिरी क्वेश्चन की तो वो हमारे पास है 2 3/4। जब 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8, 3 ऐड कर दो 11, 11/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.7 है। अब 2.7 को डिवाइड करने के लिए 2 और 3 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड पे 2 और 3 के दरमियान 10 छोटी लाइंस लगाओ, और 2.7 से मुराद है कि 7 नंबर वाली लाइंस को पिक कर लो, और वो आपका होगा 2.7। तो गाइज ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने इन रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करना है, आइए देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 0.4 बार। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखना है हर हाल में। मैथ के एग्जाम में कोई भी आप क्वेश्चन को हल करें तो क्वेश्चन को दोबारा एक बार लिखिएगा। अब आगे हम लेट कर लेते हैं, फर्ज किया कि x जो है ना वो किसके इक्वल हो गया, वो जो नंबर दिया गया है वो उसके इक्वल हम कर देते हैं। हमने लेट किया है ना, लेट तो कोई भी चीज़ की जा सकती है। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, जो क्वेश्चन दिया गया उसके वो मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये x जो है मैं कह सकता हूँ -0.4 की बार है, तो मैं ये बोल सकता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, तो देखिए ये 4 बार से मुराद है कि जो एंड वाला 4 है ना पॉइंट के बाद वाला डिजिट्स वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 0.4444 एंड कंटिन्यू। रिपीटिंग नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और बार बार रिपीट तो हो ही रहा है, और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब ये 2 साइड हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10 क्यों किया मैं बताता हूँ, क्योंकि एक डिजिट था ना पॉइंट के बाद, तो मैंने 10 के साथ, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो मैं 100 के साथ रिप्रेजेंट करता, क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती। कर तो आप अभी भी 100 के साथ सकते हैं, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट 1 है तो इसलिए मैंने 10 के साथ कर दिया। अगर 2 होते तो मैं 100 के साथ कर देता। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो x को जब किया तो ये 10 के साथ, तो ये क्या बन गया 10x। जब इस साइड को किया, ये देखिएगा ये साइड है, तो इसको मैंने बोल दिया कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिएगा ये, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया, इधर तो सेम ये वाला 10x है, ये वाला ही आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, जब 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैलकुलेट पे करके देखिएगा वो आंसर आएगा 4.444 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और इसको हमने बोल दिया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 1, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन है ना, अब हम क्या करेंगे, ये इसमें से इस वाली को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी दूसरी वाली में से पहली वाली को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैंने किया तो ऐसे क्या किया, देखे ना, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में से सब्सट्रैक्ट होगी, और राइट साइड वाली राइट साइड वाली में से सब्सट्रैक्ट होगी। तो 10x इधर से लिया तो माइनस किया मैंने किसको, इस x को, ठीक है। अब राइट साइड पे आ जाए, अब इसमें से कौन सी चीज़ माइनस हो जाएगी, ये वाली माइनस हो जाएगी। देखिए ना, एक साइड है ये, इसमें से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, ये वाली कौन सी है, ये है। अब ये कौन सी है, ये इधर दी गई है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 है ना, 1 पहले आएगी बाद वाली, 2 वाली बाद में आएगी, 1 वाली पहले आएगी 2 वाली बाद में आएगी। तो जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो ये 10x में से -x गया तो 9x बच गया, क्योंकि ये 1x है। तो 9x इज इक्वल टू 4 कैसे, जब 4.44 से आप 0.444 माइनस करोगे तो ये आंसर 4 आएगा। अब 9x इधर क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इधर मल्टीप्लाई हो रही है कोई चीज़, तो अगर वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाए तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/9, ठीक है। तो ये तो निकली x की वैल्यू। अब हमें x का पता है, क्योंकि हमने शुरू में क्या किया हुआ था, लेट किया हुआ था कि x किसके इक्वल है, 0.4 बार के इक्वल। तो ये देखिएगा x किसके इक्वल है, 0.4 बार के इक्वल है, तो मैं बोलूँगा 0.4 बार किसके इक्वल आ गया, 4/9 के इक्वल आ गया। सो दिस इज द आंसर। ये था हमारे पास पार्ट 1 क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 2 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास 0.37 और उसके ऊपर क्या दिया गया, ऊपर बार दिया गया, ठीक है। अब सोल्यूशन के बाद मैंने बोला क्वेश्चन को दोबारा लिखें। अब हमने फर्स्ट कर लिया, लेट कर लिया कि x किसके इक्वल आ गया, वो 0.3 जो क्वेश्चन में दिया गया ना उसके इक्वल आ गया। और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये जो x है, ये क्योंकि ये ऊपर बार है तो इसका मतलब है 37 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.37 37 37, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, और इसको मैंने नाम भी दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगला स्टेप मैं ये करूँगा कि मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100। अब मैंने 100 क्यों किया, पहले क्वेश्चन में मैंने
10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, इसमें मैं 100 के साथ करूंगा। उसकी वजह क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए मैं 100 के साथ करूंगा तो मुझे आसानी होगी। इधर भी मैं 10 के साथ कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि फिर सवाल कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा इसलिए मैं 100 के साथ कर दूंगा। तो दोनों साइड को जब मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर था हमारे पास x, तो x को किया तो क्या आ गया 100x। अब इस साइड पे था 0.373737, तो उसके साथ किया तो 100, देखिए इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आंसर आया 37.373737 एंड सो ऑन, ये रुक नहीं रहे, ठीक है। और इस साइड पे 100x का 100x वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई 2 और ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई 1। सेम वैसा ही है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इस 100 में x में से कौन सी चीज़ वैल्यू रिमूव होगी, ये वाला x रिमूव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सॉरी। और ये दूसरी राइट साइड पे देखें तो 37.373737 में से कौन सी चीज़ माइनस होगी, ये वाली माइनस हो जाएगी। तो ये देखिए ना 100x में से x और इसमें से दूसरे की ये वाली, पहले की ये वाली हो जाएगी। ये देखिए ना ये कहाँ से, जिसको मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ये किसकी है, ये क्वेश्चन 2 की है, ये किसकी है, ये क्वेश्चन 1 की है। ये भी कंटिन्यू है, ये रुक नहीं रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है। और इनके दरमियान ये जो सारा दिया गया है इसको मैं ऐसे करके माइनस लगा रही, तो ये माइनस हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में से ये वाली माइनस हो जाएगी और इधर से भी, इधर से जब माइनस करेंगे तो 99x निकल आएगा, ठीक है। 100x में से 1x गया तो पीछे 99x, और जब इसमें से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकलेगा 37, ओके। अब क्योंकि 99 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और x के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 37/99। तो ये तो हमारे पास वैल्यू निकली है x की। अब हम जानते हैं कि x किसके इक्वल है, x तो इक्वल है 0.37 और उसके ऊपर बार इसके इक्वल है। तो ये देखिए मैं कह सकता हूँ एज x इज इक्वल टू 0.37 बार, और मैं बोलूँगा कि 0.37 ये x की जगह पे ये लगा दिया और ये एज इट इज वैसे ही आ जाएंगे। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अच्छा, दैट इज 0.21 बार, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अब लेट कर लिया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले है, x के इक्वल है और x किसके इक्वल है जो क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। इसका मतलब है कि बार है तो बार बार रिपीट हो रहा है 21 21 21 21 एंड सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 1, ओके। अब हमने क्या करना है, आप ध्यान से देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं 2 और 1। तो इसका मतलब हुआ कि 2 है तो हम इसको 100 के साथ रिप्रेजेंट करें, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो 1 होता तो हम 10 के साथ करते, 10 के साथ करें। अगर तो पॉइंट के बाद 3 होते तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते। कितनी सिफर होंगी, जितने डिजिट्स होंगे उतनी सिफर होनी चाहिए। यहाँ पे 100 के साथ 2 सिफर हैं तो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर 1 होता तो 10 लगाते, 10 में 1 सिफर होती है। तो ये आसानी के लिए बोल रहा हूँ, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई अब हमने कर देना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है। अब x को भी 100 के साथ करेंगे और इस साइड को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब 100 के साथ करेगा तो ये 100x आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो 100 और वो वाला नंबर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो 100x का वैसे ही आ जाएगा। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 21.21 एंड सो ऑन कंटिन्यू फिर चलता जा रहा है, ठीक है। अब सेम वही पीछे वाली प्रोसेस है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये वाली में से ये वाली इक्वेशन जो है वो माइनस कर देंगे। जब इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया, और इसमें से ये वाला माइनस किया तो ये आ गया, और जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 99x आ जाएगा। अब ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 21/99 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें किस टेबल पे दोनों कट रहे हैं, ये 3 के टेबल पे दोनों कट रहे हैं। कैसे, 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 3 7 21 ही होता है, ठीक है। और अगर हम इनको देखें तो ये क्या है 3 9 फिर 3 ये वाला 9, तो 3/33 यानी ये वाला 3 कितने पे, यानी 7 को इधर 7 आना है, 7 को 3 का टेबल है ना, दोनों 3 पे जा रहे हैं। ये 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, और इसी 3 को अगर 33 के साथ 33 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 99 आता है। तो देखो ये 3 के टेबल पे दोनों कट रहे हैं, तो ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, 7/33। अब x इक्वल है 0.21 बार के, तो हम x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये एज इट इज वैसी आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर है 4, और स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन फॉलोइंग, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टीज बतानी है कि आया के दिए गए क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारे पास 4a + 4 ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट 4 प्लस b ब्रैकेट क्लोज। अब गौर करें कि यहाँ पे क्या चीज़ है, a4b नंबर सेम है, बस ब्रैकेट शफल हुई है। पहले 2 डिजिट्स पे ब्रैकेट है और फिर आखिरी दोनों पे होगी है। तो जब ये ऐसा काम हो ब्रैकेट शफल हो जाए तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है जब ब्रैकेट शफल हो जाए, ठीक है। अब ब्रैकेट का क्या काम होता है, इधर ये दोनों पहले सॉल्व होंगे और इस सिचुएशन में ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें ब्रैकेट्स आगे पीछे हो जाती है। पहले 2 डिजिट्स पे थी और इस सिचुएशन में आखिरी 2 डिजिट्स पे है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन किसके अंदर है, देखना ये एडिशन हो रही है ना, ये भी एडिशन और इस केस में
इसमें भी एडिशंस हैं, ठीक है। तो जब एडिशंस में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो तो हम उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि नंबर्स के दरमियान कौन सा काम हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा जरा, यहाँ पे है √2 + √3 इक्वल टू √3 + √2। गौर करें क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे काम हो रहा है √2 पहले था, √3 बाद में था, √3 पहले आ गया, √2 बाद में चला गया, तो दोनों नंबर्स कहाँ हो रहे हैं, आगे पीछे शफल हो रहे हैं ना, अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, जब नंबर एक पहले हो और वो बाद में चला जाए। देखो इस केस में पहले था और ये बाद में था, अब इधर ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब इनके दरमियान क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, तो हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, x - x इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ना, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है। अब दोनों सेम है बट एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इनका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो हम कहते हैं यहाँ भी ये बेसिकली दोनों आपस में हो क्या रही हैं, ऐड हो रही हैं, लेकिन इनवर्स है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। ऐड हो रही है एडिटिव, और क्योंकि एक दूसरे का उलट है तो इसको बोलेंगे इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह अगर बात की जाए a × b + c इक्वल टू AB + BC। अब गौर करिए क्या हो रहा है, ये वाला a इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, a b के साथ होगा तो AB बन जाएगा, प्लस a c के साथ होगा तो BC बन जाएगा। अब इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ। अच्छा, एक तो इस केस में जिसमें ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट थी और ब्रैकेट खत्म होगी, उसको बोलते हैं कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब इनके दरमियान हो क्या रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड पे हो क्या रहा है कि अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन की है। लेकिन देखे ना, मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन डिजिट्स के दरमियान क्या है, नंबर्स के प्लस है, तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिजिट्स के दरमियान क्या है, प्लस है, तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मैंने 3 बार बोल दिया, तो इसको गौर कर लीजिए, ठीक है। अब 16 + 0, आप किसी भी डिजिट के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर वही आता है। 16 + 0 किसके इक्वल हुआ, 16 के ही इक्वल हुआ, तो इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जिसके ऐड होने से 0 किसी नंबर के अंदर ऐड करें तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह अगर किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 0 ऐड कर दें तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह इस पर गौर कीजिएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट 5 × 8 ब्रैकेट लगी हुई है, अब इधर ब्रैकेट पहले है, इधर ब्रैकेट बाद में है, और दरमियान में क्या है, दरमियान में इनके मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव साइन है। अब यही प्रॉपर्टी इस पे गौर कीजिएगा, ये हम कर रहे हैं, इसको गौर से देखो, यहाँ पे ब्रैकेट बाद में थी, इधर पहले आ गई, और अगर मैं बोलूँ इसको देखो तो ये क्या थी, पहले वाली, ये यहाँ भी ब्रैकेट है, इधर पहले थी और इधर बाद में आ गई, लेकिन इनके दरमियान क्या फ़र्क क्या दोनों की हुआ, फिर इधर प्लस है तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इधर क्या बोलेंगे, ये आ गया, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है बट इनके दरमियान क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट है AB = BA। अब AB पहले है, BA आ गया, यानी दोनों के उलट हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जहाँ पे एक डिजिट पहले वाला बाद में चला जाए, जब बाद वाला पहले आ जाए तो उसको कम्यूटेटिव कहते हैं। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ये देखिएगा, ये 2 √2 पहले था और बाद में क्या हुआ, बाद पीछे चला गया, √3 बाद में था, ये पहले आ गया, तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन इधर प्लस था तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, और अगर इस केस में देखें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें भी प्रॉपर्टीज ही हमने जज करनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर हम इस पर गौर से देखें तो -3 < -1। अब ये 3 दूसरी साइड पे जाके तो ये प्लस माइनस हो रहा है ना, एडिशन हो रही है, तो माइनस की दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, उसके बाद ये देखें देन, ये जो साइन लगा हुआ है, तो इधर क्या बचेगा, 0। ये बेसिकली इस तरीके से सोल्व हुआ है, इधर 0 बच जाएगा, -1 है, और दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +3, तो ये क्या बन जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 > 2। तो देखा ना, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये सारा काम जो मैंने भी किया, ये सारा क्या है, तो सोल्यूशन के बाद मैं इसको लिखूंगा, ये एडिशन हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, एडिशन हो रही है ना, ठीक है। ये दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, अगर इफ a इज लेस देन b देन 1/a लेस देन 1/b, तो ये तो हमने ओवर में कर दिया, और जिस चीज़ को ओवर में कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम रेसिप्रोकल बन जाता है ना, तो उसको बोलते हैं इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो इसका नाम, ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, जहाँ पे पहले अगर वो ओवर में है तो अगर बाद में ओवर में नहीं है, या पहले ओवर में नहीं है तो बाद में ओवर में है, तो इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, a इज लेस देन b देन a + c इज लेस देन b + c। तो इसमें क्या होगा, एक तो एडिशन हो रही है, a के अंदर एक की c को प्लस कर रहे हैं और b के अंदर c को प्लस कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज, क्योंकि दोनों के साथ c प्लस हो रहा है, a में भी c प्लस हो रहा है और b में भी c प्लस हो रहा है, तो हम बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज।
क्वेश्चन नंबर 4, अगर ए सी लेस देन हो बी सी से और सी ग्रेटर देन हो 0 से, देन ए लेस देन किससे होगा, बी से होगा। अब असल में ये यहाँ पे क्या फंडा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सी है ना, ये बी सी है, तो ये वाला सी इस वाले सी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एंड पे देखो क्या बचेगा, अगर मैं इधर से ये काटूँ इधर से ये काटूँ तो इधर क्या बचेगा, ए लेस देन बी, ऐसे ही है ना, ए लेस देन बी बच जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे भी ये ए लेस देन बी, तो ये क्या हो रहा है, ये कौन सी फिर प्रॉपर्टी, ये हमने सी को सी से कैंसिल किया, तो हम बोलेंगे कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और काम क्या हो रहा है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। तीन काम हो रहे हैं, ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है या छोटा है, तो तीन तरह के काम हो रहे हैं। तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तीन तरह के काम एक ही है, ए बड़ा भी है, छोटा भी है और इक्वल भी है, तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6। एंड द स्टेटमेंट इज इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, आगे दिए गए नंबर्स, ये हमारे पास तीन क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हमने बारी बारी देखना है कि कौन से नंबर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दिए गए दो नंबर्स के दरमियान। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, 1/3 एंड 1/4। तो 1/3 एंड 1/4 के दरमियान हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अब याद रखिएगा, ये देखिए हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 1/3 और 1/4। अब ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, अब इनके दरमियान हमने दो नंबर फाइंड करने हैं, ये दो नंबर ये है, ठीक है। अब वो कौन से नंबर हैं ये हमने देखना है, तो आइए देख लेते हैं। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, 1/3 एंड 1/4 का। तो एवरेज किस तरीके से लेते हैं, 1/3 एंड 1/4 का एवरेज किस तरीके से लेते हैं, आपको पता है, जो भी नंबर होगा, यानी कि मैं अगर फ्री एग्जांपल दूँ, 2 और 3 का अगर मुझे एवरेज लेना है तो मैं क्या करूँगा, 2 + 3 इन दोनों को करूँगा और 2 पे डिवाइड करूँगा, तो जो आंसर आएगा वो मेरा एवरेज निकल आएगा। समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से इधर देखो, ये दो नंबर हैं, तो मैंने क्या किया, एवरेज लिया, 1/3 एंड 1/4 इन दोनों को प्लस किया और 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 1/3 1/4 को जमा कर दो। जब मैंने ऐड किया तो ऐड कैसे किया, जो नीचे वाले उनका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। ये 12 कैसे आ गया, ये मैं बताता हूँ। 3 नीचे वाली जो टर्म्स होती है ना, ये देखें 3 और ये 4, इन दोनों को आप एलसीएम लोगे तो वो नीचे वाली टर्म निकलती है, ये निकली है 12। अब ये कैसे निकली है मैं बताता हूँ। एलसीएम कैसे लिया जाता है, 3 और 4 इकट्ठा ऐसे लिखो। अब पहले किस पे मैं करूँ, ये दोनों एक के टेबल पे तो जा नहीं रहे, ये देखिएगा 3 और 4 एक के टेबल पे तो नहीं जा रहे, तो मैं 3 पे पहले लिख देता हूँ, इधर आ जाएगा 1, इधर 4, इधर मैं क्या करूँगा, अभी 4, अभी ये 1 पहले ही था, अभी इधर भी 1 आ जाएगा, इसका मतलब सोल्व हो गया। अभी इन दोनों को क्या करते हैं, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 12। तो इसका मतलब है कि ये जो 12 निकला है, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 3 और 4 का मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो मेरे पास 12 निकल आया, ठीक है। ऊपर क्या करते होते हैं, जब ये एलसीएम निकल आता है, देखिए ये 12 निकला, अब ये 12 को इस 1 के साथ क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो कितना निकला 12, और 3 के साथ क्या करते हैं, डिवाइड, तो 12 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर निकलेगा 4। इसी 12 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो निकला 12, और इस 4 के साथ डिवाइड किया तो क्या निकला 3। तो 4 और 3 की समझ आ गई ये कैसे निकला है। मैं दोबारा बोलने लगा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये वही दो नंबर हैं, ये वाला और ये वाला जो क्वेश्चन में दिए गए, इनको ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। अब इन दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं, जो नीचे वाली दोनों टर्म्स होती है ना 3 और 4, इनको इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, 3 का और 4 का, और जो ये डिजिट्स आते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो इनका एलसीएम निकल आता है। जैसे ये 12 निकला है ना, तो ये इसका एलसीएम है, ठीक है। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे। अब इसी 12 को मैं बोल रहा हूँ कि आपने ये 1 के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो आ गया 12। अब 12 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसलिए ये 4 आ गया, दरमियान में प्लस है। अब इसी 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो फिर 12 आएगा, जब 4 पे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 + 3 इस तरीके से निकले हैं, ठीक है। अब इनको मैं जमा करूँगा तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। अब नीचे क्या है, 12। अब देखो ना, यहाँ पे एक डबल स्टेप हुआ है। अब ऊपर तो हो गया 4 + 7। अब ये जो 12 नीचे शो हो रहा है ना, क्योंकि ये ओवर में है और ये भी ओवर में है, ये नीचे वाला जो ऊपर वाला ओवर में है ना 12, ये नीचे वाले ओवर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये वाला 12 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 24, और ऊपर क्या है 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7/24 ये हमारा एक नंबर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है जो कि किसके दरमियान है। आइए दोबारा आइए, ये मैंने बोला था ना 1/3 1/4 के दरमियान हमने डिजिट्स निकालने हैं। तो एक तो हमारे पास निकल आया, क्या उसका नाम है 7/24, तो मैं इधर लिख देता हूँ 7/24, ठीक है। अभी देखो 2 हमने फाइंड करने हैं, एक तो ये हमारे पास फाइंड हो गया, इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड होगा, ये इस तरीके से होगा, आप देखिएगा गाइस। अब ये देखो, ये वाला नंबर जो हमने फाइंड किया है ये इसके और इसके दरमियान है। अभी अगर मैं इसका ये वाला और इसका मैं एवरेज ले लूँ तो वो भी तो इन दोनों के दरमियान ही निकलेगा ना। समझ आ रही है क्वेश्चन की। पहले तो हमने इन दोनों को, इसको और इसको लिया, तो हमने ये वाला नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ क्योंकि ये हम फाइंड कर चुके हैं अभी, और इसके साथ मैं इसको ले लेता हूँ, तो हमारे पास ये वाला
तीसरा चौथा नंबर निकल आएगा। एक निकल आया और दूसरा नंबर निकल आएगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको ले लूँ और इसको ले लूँ, तो ये आप पे डिपेंड है आप किसको लेंगे। और अगर मैं इन दोनों को लूँ तो वो नंबर भी इन दोनों के बिटवीन ही निकलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके और इसके दरमियान ये वाला नंबर फाइंड कर लेता हूँ। तो ये देखिएगा मैंने कर लिया पहले एवरेज, ये तो निकल आया, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास दो नंबर थे ना, एक 1/3 था और 1/4 था। तो मैंने ऐसा करता हूँ 1/3 वाले के दरमियान ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। 1/3 है ना, इसके और इसके दरमियान हमने नंबर फाइंड करना है कि कौन सा है, ठीक है। तो 1/3 प्लस ये वाला कौन सा नंबर है जो अभी हमने फाइंड किया है, 7/24। इन दोनों के दरमियान फाइंड करेंगे तो तरीका वही है, सेम जैसे मैं बोल चुका हूँ। इन दोनों को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3/4 का। 3 इसके इधर से आ गया 3 और इधर से आ गया 24। तो 3 और 24 को जब आप करोगे, तो 3 और 24 को जब आप एलसीएम लोगे तो ये जो है ना 24 ही आता है। 3 के साथ करोगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अभी 8 के साथ करोगे तो ये भी 1 और ये भी 1, और 3 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 ही एलसीएम आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखिए इन दोनों का एवरेज लिया तो वो कितना बना, 24। अब 24 8 और 7 कैसे आ गए, ठीक है। अब 24 को क्या करते होते हैं, इस 24 को जो एलसीएम आया है इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 24 1 के साथ, और नीचे वाले के साथ डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 24 और 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये तो हो गया सॉल्व। इसी तरह 24 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 24 के साथ डिवाइड करोगे तो 24 के साथ कट के तो पीछे 7 ही बचेगा, ठीक है। तो ये 8 + 7 15 आ गया। और ये वाला जो मैंने पहले भी बोला 24 है, ये 24 मल्टीप्लाई कर जाता है नीचे वाले 2 के साथ। तो 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 48, ऊपर 15 है, 8 + 7 15, और नीचे 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। अब ये दोनों एक ही टेबल पे कट रहे हैं, किस टेबल पे, 3 के टेबल पे कट रहे हैं। 3 के टेबल पे ये भी और 3 के टेबल पे ये भी, ठीक है। और 3 को अगर मैं 5 के साथ करूँ तो कितना आ जाएगा, 15, और अगर मैं 3 को 16 के साथ करूँ तो कितना आ जाएगा, 16। तो 55/16 ये हमारा दूसरा नंबर निकला है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये देखिएगा हमारा दूसरा नंबर जो इसके दरमियान निकला है वो कौन सा है, वो है 5 मैं इधर लिख देता हूँ 5/16। तो ये हमारा दूसरा नंबर था, ठीक है, 5/16। तो मैं कह सकता हूँ 10 7/24 जो कि पहले हमने निकाला है, ये देखिएगा। और दूसरे नंबर पे 5/16 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, जो क्वेश्चन में दिया गया था ना 1/3 एंड 1/4। तो ये थे हमारे नंबर्स, ठीक है। इस तरह अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेम वही प्रोसेस है, 3 और 4 के दरमियान हमने फाइंड करने हैं। तो 3 और 4 को सोल्यूशन के बाद अगेन दोबारा लिखा, एवरेज जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या निकला। अच्छा ये देखिएगा, हम लाइन लगा लेते हैं, इस तरीके से समझ आ जाएगी। 3 ये एक नंबर है और दूसरा नंबर है हमारे पास 4। अब इसके दरमियान हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। ये मैं इस क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये हमने नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब 3 और 4 के दरमियान जब इन दोनों का मैंने एवरेज लिया तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, और 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। अब देखिए 7 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं ये कह सकता हूँ ये हमने फाइंड कर लिया, ये वाला 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने नंबर फाइंड कर लिया, ये हमारे पास पहले से ही है, ये भी पहले से ही है। अब हमने ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो ये वाला नंबर फाइंड करने के लिए मैं पहले मैंने इन दोनों को लिया है, इसको और मैंने इसको लिया है। अब मैं इसको और इसको ले लेता हूँ, इन दोनों का एवरेज लेता हूँ, प्लस करता हूँ और 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो जो नंबर आएगा वो ये वाला नंबर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब एवरेज मैं लूँगा 7/2, ये देखो ना, ये वही नंबर है जो मैंने अभी निकाला है, प्लस ये 4 किधर से आ गया, ये 4 आखिरी वाला, ये वाला, ये देखिए ना, ये वाला मैं ले रहा हूँ आखिरी, और उसके साथ जो मैंने अभी फाइंड किया ये वाला ले रहा हूँ, और इधर से मेरा नंबर निकल आएगा। और इन दोनों का मैंने एवरेज लिया तो देखा ना, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ओवर में सिर्फ 2 ही है, तो 2 आ जाएगा नीचे, ये वाला 2, ठीक है। और अच्छा ये 2 का पता है ना, ये कंफ्यूज ना हो जाना, ये 7/2 ऊपर से आया, प्लस 4 किया इसके अंदर, और ये 2 जो है ना एवरेज ले रहे हैं तो इसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो 7 के नीचे 2 है, 7/2 + 4, इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो वो एलसीएम 2 आएगा, ये जो छोटा सा 2 लगा हुआ है, ठीक है। और ऊपर 7 + 8 कैसे आ गया, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये जो नीचे वाला 2 होता है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2 7 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। इसी तरह यही 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये देखिएगा 8 लगा हुआ है, क्योंकि ये नीचे वाले ने क्या करना होता है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना होता है और नीचे वाले के साथ डिवाइड होना होता है। तो अब देखिए 7 को जब प्लस करोगे 4 के अंदर तो ये क्या आंसर आएगा, 7 को जब 8 के अंदर प्लस करोगे, सॉरी, तो ये निकलेगा हमारे पास 15, और ये 2 जो नीचे वाला है ये नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो कितना बन जाएगा, 4। तो ऊपर आ गया 15 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 15। तो हमारे पास एक नंबर ये निकल आया रैशनल नंबर, तो दूसरा हमारे पास जो नंबर निकला है वो है ये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों नंबर जो है ना 10 7/2 + 15/4 आर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के दरमियान हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, शुरू करने से पहले हम फिर वही हिसाब लगा लेते हैं, 3/5, एक तो नंबर ये है, दूसरा नंबर है हमारे पास 4/5। इन दोनों के दरमियान हम क्या करते हैं, ये 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं और उसके साथ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि ये इन दोनों के दरमियान हमने नंबर फाइंड करने हैं।
तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं, जो दिए गए नंबर्स इनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज जब मैंने इनका लिया तो 3/5 प्लस 4/5, तो इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि नीचे दोनों के 5 है तो इसका मतलब एलसीएम भी 5 ही होगा, तो 5 के साथ ऊपर आ जाएगा 3 + 4। कैल्शियम जब दोनों का सेम हो तो ऊपर वाले सेम एज इट इज वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। तो 3 + 4 को जब ऐड करोगे तो वो कितना निकलेगा 7, और ये वाला जो 5 है, जो नीचे वाला 5 है ना, ये आप लोग का नीचे वाले 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। और ये 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, तो ऊपर आ गया 7 और नीचे 2 × 5 कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया एक नंबर, ठीक है। ये एक नंबर आप लोग का फाइंड हो चुका है। अब हमने दूसरा फाइंड करना है 7/10, तो ये मैं क्या कर देता हूँ, इधर लगा देता हूँ, ठीक है। 7/, ये देखिएगा 7/10, ये हमारे पास नंबर फाइंड हो गया है। हमने 2 मालूम करने हैं, एक हमें मालूम हो चुका है, ठीक है, 7/10। अब मैं क्या करूँ, एक ये वाला नंबर ले लेता हूँ और एक ये वाला नंबर ले लेता हूँ, और इनके दरमियान अगर इन दोनों का मैं एवरेज लूँगा तो उनको प्लस करूँगा और 2 पे डिवाइड कर दूँगा, तो ये मेरा क्या निकल आएगा, ये मेरा ये वाला नंबर निकल आएगा, ठीक है। समझ आ रही है। अब जो मैंने अभी फाइंड किया है उसको मैंने लिया है और एक इसको ले लूँ। मैं इन दोनों के दरमियान भी फाइंड कर सकता हूँ, एक मैं नंबर ये वाला ले लूँ और एक ये वाला ले लूँ और इन दोनों को प्लस करूँ और 2 पे डिवाइड करूँ, तो मेरे पास ये वाला नंबर भी, वो भी इनके बीच में ही होना है, वो भी इधर करके होगा, बट मैं ये वाला फाइंड करने लगा हूँ तो मैं इन दोनों के दरमियान ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा 7/10, ये मैंने ये वाला अभी जो फाइंड किया है, और आखिर पे हमारे पास क्या था 4/5, इन दोनों को मैंने प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि नीचे एक के 10 है और एक के 5 है तो बड़े वाला एलसीएम आ जाता होता है 10, तो 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इस 10 को क्या करते हैं, ऊपर 7 + 8 कैसे आ गया, कभी सोचा है, मैं बताता हूँ। अब देखिएगा ये जो 10 है, ये 10 ने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 70, और 10 के साथ डिवाइड हो गएगा तो 7 आ जाएगा, दरमियान में प्लस है तो प्लस आ गया। अब ये 4 है, अब ये 10 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ गया 40, नीचे क्या है 5, तो 40 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, समझ रहे हैं, ओके। तो 7 + 8 कितना आ गया 15 आ गया। अब जो ये 10 है ये नीचे वाले 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा 10 × 2 = 20। तो ये देखिएगा, ये अभी डायरेक्ट स्टेप होने जा रहे हैं, देखिएगा 7 + 8 कितना हो गया 15, और ये 10 का 10 वैसे ही और ये 2 भी वैसे ही। अब ये 15 एज इट इज़ और ये जो 10 नीचे है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 20। तो 15/20 को मैं मजीद सोल्व करूँ तो ये किस टेबल पे जा रहे हैं, 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 3s 15 और 5 4s 20, तो 3/4 हमारे पास जो डिजिट नंबर आया है ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर बिटवीन आ गया, ठीक है। तो इसको मैं जाके लिख सकता हूँ इधर कि ये हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो क्या है 3/4। तो ये देखिएगा दोनों नंबर फाइंड हो गए, तो यही था। तुम्हें